हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 4 देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपके रंजीत सर की जो हमारी जो सीरीज चल रही है, रंजीत सर की जो बुक है न्यू एडिशन वाली टीजीटी की स्पेशली, ये उसी बुक से है। और इसमें मैंने 3rd ऑलरेडी करवा दिए हैं। आज 4 प्रैक्टिस हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसमें 50 है तो हम 50 डिस्कस करेंगे। आज 4 है। तो अगर आपने पिछली जो 3rd मैंने करवा रखे हैं वो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर चैनल पर चेकआउट करिएगा, उसके बाद ये 4th देखिएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट बुक दैट वाज रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेशा इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि इंग्लैंड में रेनेशा के प्रभाव में लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी। आपके ऑप्शन में है यूटोपिया, कैंटरबरी टेल्स, द पावर एंड द ग्लोरी, द टेम्पेस्ट। तो पहली पुस्तक कौन सी थी ये बताना है। देखिए, जो इंग्लैंड में रेनेशा के प्रभाव में जो पहली पुस्तक लिखी गई वो आपकी यूटोपिया थी। ठीक है, जो कब आया था 1516 में आया था और थॉमस मोर ने लिखा था इसे। आगे क्वेश्चन है भी यहाँ पे। ओके, आगे क्वेश्चन है भी, यहाँ पे भी देख लेते हैं। हु रोट यूटोपिया, यूटोपिया किसने लिखा। अब हमें 125 क्वेश्चन इसमें करने हैं तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी मैं, बस क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है। किसने लिखा है तो आपके ऑप्शन में है थॉमस मैलोरी, थॉमस मोर, थॉमस रोवे या थॉमस इलियट। तो यहाँ पे यूटोपिया जो कब आया था 1516 में आया था और लिखने वाले कौन थे आपके थॉमस मोर। ठीक है, थॉमस मोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच मूवमेंट मार्क्स एज रिफॉर्म द सोसाइटी एंड रिलीजन। तो कौन सा मूवमेंट है जो समाज और धर्म में सुधार का प्रतीक है। रेनेसा मूवमेंट, रिफॉर्मेशन मूवमेंट, रोमांटिक मूवमेंट या ऑल ऑफ दिस सभी मूवमेंट जो समाज और धर्म में सुधार का प्रतीक है, ऐसा कौन सा मूवमेंट है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा सुधार की बात हो रही है ना, रिफॉर्म की बात हो रही है। ये ट्रिक है, ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं। रिफॉर्म की बात हो रही है तो हम रेनेशा पे नहीं जाएंगे, हम रिफॉर्मेशन मूवमेंट पे जाएंगे, ना ही हम सभी पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सुधार की बात हो रही है वहाँ पे। तो सुधार जो हुआ था वो सुधार आंदोलन में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच मूवमेंट स्पेशली नोन फॉर मेकिंग रिलीजन फ्री फ्रॉम करप्शन एंड सुपरस्टिशियस थॉट। तो कौन सा वो मूवमेंट था जो विशेष रूप से धर्म को भ्रष्टाचार और अंधविश्वास से मुक्त कराने के लिए जाना जाता था। रेनेशा था, रिफॉर्मेशन था, प्रोटेस्टेंट था या रोमांटिक था। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अगेन रिफॉर्मेशन में ही हुआ था। ये सब याद रखना है, रिफॉर्मेशन मूवमेंट में हुआ था। रिफॉर्मेशन मूवमेंट में स्पेशली धर्म को भ्रष्टाचार, जो अंधविश्वासी थे, यानी कि जो अंधविश्वास करते थे, धर्म में भी भ्रष्टाचार होते हैं, जो अंधविश्वास थे उनको मुक्त कराने के लिए ये मूवमेंट जाना जाता है, इस मूवमेंट में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। एट द टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट इंग्लिश किंग वॉज डोमिनेटेड बाय। मतलब रिफॉर्मेशन मूवमेंट के समय इंग्लिश किंग का प्रभुत्व था, किस राजा का डोमिनेट था। जब रिफॉर्मेशन मूवमेंट चल रहा था तो उस समय कौन सा राजा डोमिनेट कर रहा था। रोमन कैथोलिक चर्च या प्रोटेस्टेंट या पॉप या ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो रोमन कैथोलिक चर्च थे। ठीक है, किसका प्रभुत्व था तो ये याद रखना है, किसका प्रभुत्व था तो रोमन कैथोलिक चर्च का उस समय प्रभुत्व था जब रिफॉर्मेशन मूवमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इन विच कंट्री वायलेंट क्लैशेस वर फाउंड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। याद रखना है इसको, प्रोटेस्टेंट्स। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस सेंचुरी में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच एक हिंसक झड़पें हुई थी, एक क्लैश हुआ था, किस सेंचुरी में। 14th, 15th, 16th एंड 17th। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इन 16th सेंचुरी में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में झड़पें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इन पैराडाइज लॉस्ट हु बिलीव दैट हेल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय माइनिंग द जेम्स एंड मिनरल्स दे फाइंड देयर। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि लास्ट में कौन मानता है, मतलब पैराडाइज लॉस्ट में किसका मानना है या कौन मानता है कि जो रत्नों और खनिजों के खनन से
नर्क को बेहतर बनाया जा सकता है, कि जम्स एंड मिनरल के मतलब जम्स और जो मिनरल हैं, जो रत्न हैं और जो खनिज हैं, उनके खनन से ही हम हेल को बेहतर बना सकते हैं। ऐसा किसका मानना है? बेलियल है ऑप्शन में, मैमोन है, बेल्जेबब है, शैटन है। सो राइट आंसर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, मैमोन। ठीक है, आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा मैमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, हु हैड द अथॉरिटी ऑन इंग्लिश चर्च बिफोर 16th सेंचुरी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंग्लिश चर्च पर 16th सेंचुरी से पहले इंग्लिश चर्च पर किसका अधिकार था, किसकी अथॉरिटी थी? इंग्लिश किंग, क्वीन, कैथोलिक या पॉप की? किसका था ये बताना है। यानी कि 16वीं शताब्दी से पहले अंग्रेजी चर्च पर किसका अधिकार था? तो पॉप का था। ठीक है, याद रखना है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। In which moment in England the churches broke away from the authority of Pope and Roman Catholic Church? तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि इंग्लैंड में किस मोमेंट में चर्च, पोप और रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकार से अलग हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा इंग्लैंड में किस मोमेंट में जो चर्च, पोप थे और रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकार से अलग हो गए थे। तो रेनेशा है, प्रोटेस्टेंट है, रिफॉर्मेशन है, कैथोलिक है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी, सी करेक्ट हो जाएगा, रिफॉर्मेशन, क्योंकि रिफॉर्मेशन में ही धर्म और के भ्रष्टाचार का सुधार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द इवेंट्स विच हैपेंड इन रिफॉर्मेशन मूवमेंट वर रिलेटेड टू यूरोपियन। तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट में घटित जो घटनाएं थी वो यूरोपियों से संबंधित थी। कैसे? कैथोलिक रिफॉर्मेशन या फिर प्रोटेस्टेंट या इंग्लिश या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं था। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। मतलब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट था उसमें जो घटनाएं घटती थी वो यूरोपीय से संबंधित रहती थी। यूरोपियन किसके? कैथोलिक रिफॉर्मेशन, इनमें से किसी की भी नहीं संबंधित रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अ कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। एक कैरेक्टर जो पूरी कहानी में लगभग चेंज नहीं रहता है, अनचेंज रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? राउंड, ड्रामेटिक या कैरिकेचर या फ्लैट। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो पूरी तरह से चेंज ही नहीं रहता है, जैसे शुरुआत में दिखेगा वैसे ही लास्ट तक रहेगा, तो वो आपका फ्लैट कैरेक्टर होता है। व्हाट इज़ क्लोसेट ड्रामा? कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे न्यू क्वेश्चन है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं इसमें। व्हाट इज़ क्लोसेट ड्रामा? ऐसा ड्रामा जिसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो क्लोसेट ड्रामा टू बी रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द करेक्ट टर्म अर्नोल्ड यूज्ड फॉर अ पर्सन ऑफ अ मटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर। ऐसे को क्या कहेंगे? फिलिस्तीन, बारबरस, नॉर्म्ड या अनार्किस्ट। मतलब अर्नोल्ड ने भौतिक दृष्टिकोण वाले और संस्कृति के प्रति उदासीन व्यक्ति के लिए सही शब्द का प्रयोग किया है। मतलब जो कल्चर से इंडिफरेंट हो उसे हम क्या कहेंगे? फिलिस्तीन या बारबरस क्या कहेंगे? तो बारबरस मतलब बर्बर टाइप का जो बारबर हो, और नोम्ड मतलब खाना बदोश, और अनार्किस्ट मतलब होता है अराजकतावादी। यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो फिलिस्तीन हो जाएगा। फिलिस्तीन मतलब वन हु डज़ नॉट केयर फॉर लिटरेचर या वन हु डज़ नॉट लिटरेचर एंड आर्ट, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ऑटोबायोग्राफी मीन्स, आपका आया भी है ये क्वेश्चन, कि आत्मकथा का अर्थ क्या होता है? लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखा गया जीवन इतिहास होता है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, कि किसी व्यक्ति का जीवन इतिहास जैसा कि उसने खुद लिखा हो, मतलब किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखा गया जीवन इतिहास हो। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन एज रिफ्लेक्टेड हिज राइटिंग, द लाइफ हिस्ट्री बताना है। यहाँ पे पूरा ऑप्शन पढ़ती हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा कराने हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। अभी मैंने बताया आत्मकथा मतलब अपनी ही कथा लिखना, आत्म मतलब अपनी कथा लिखना। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोस सिग्निफाइंग्स। मिथ जो शब्द है वो ग्रीक शब्द मिथोस से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? इमेजिनेशन, चिल्ड्रन स्टोरीज, या फिर स्टोरी प्लॉट, ट्रू या फिर इन्वेंटेड कैरेक्टर्स फ्रॉम द पास्ट। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा,
जिसका मतलब होता है स्टोरी या प्लॉट, ट्रू, इन्वेंटेड। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन एपिसोडिक स्ट्रक्चर। तो इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन एपिसोडिक स्ट्रक्चर। इसमें बताना है कि कौन सा एपिसोडिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में किसकी संरचना प्रासंगिक है। बायोग्राफी की है, हिस्ट्री की, दोनों की है या दोनों की नहीं है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, दोनों की ही है। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा एपिसोडिक स्ट्रक्चर है, तो बायोग्राफी जीवनी भी है और इतिहास भी है। अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट मस्ट बी कंटेन, मतलब एक जटिल प्लॉट में निम्नलिखित में से क्या शामिल होना चाहिए। मस्ट भी उसमें कंटेन होना चाहिए कॉम्प्लेक्स प्लॉट में, पेरिपेटिया की एनेग्नोरिसिस या बोथ या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोथ नहीं होगा, या तो पेरिपेटिया हो या तो फिर एनेग्नोरिसिस हो, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, या वाला कुछ ऐसा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीदर ऑफ एपिक पोइट्री। तो इसमें बताना है कि कौन सा फीदर ऑफ एपिक पोइट्री नहीं है। इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य की विशेषता नहीं है। मतलब सॉरी फीचर है, मतलब इसमें बताना है कि एपिक पोइट्री का कौन सा फीचर नहीं है, मतलब विशेषता नहीं है। यूनिटी ऑफ प्लॉट, नोबल हीरो, आयम्बिक मीटर, इट इज़ नरेटेड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आयम्बिक मीटर, ये एपिक पोइट्री का फीचर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको होल्ड करती हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझे यहाँ पे कन्फ्यूज़न लग रहा है। इसमें आंसर तो बता दिया है आयम्बिक मीटर, बुक में जो आंसर है, और कई जगह मैंने सर्च भी किया है तो इसका आंसर आयम्बिक मीटर आ रहा है, बट फिर भी मुझे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इसको मैं बताऊँगी क्वेश्चन कि कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चूज़ द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द केमल इज़ द शिप ऑफ डिजर्ट। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है, सिमली है, हाइपरबली है या नन ऑफ दीज है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। केमल को ही शिप ऑफ डिजर्ट बना दिया गया है, डायरेक्ट कंपैरिजन कर ली गई है, तो उसे हम मेटाफर कहेंगे। और अगर लाइक और एज की कंपैरिजन की जा रही है तो सिमली होता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला ही बताना है, फिगर ऑफ स्पीच बताना। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन। एज यहाँ पे बता दिया है, तो ये सिमली है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। यहाँ पे भी बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है, क्लाइमिक्स है, सिमली है या पर्सोनिफिकेशन है। तो लाइक यहाँ पे लगा दिया। मैंने अभी बताया कि कंपैरिजन अगर एज या फिर लाइक लगा के कंपैरिजन की जा रही हो तो वो आपका सिमली है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। इसमें बताना है फिगर ऑफ स्पीच, ही इज़ टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप की बात हो रही है। सिमली, मेटोनिमी, ऑक्सीमोरोन या पर्सोनिफिकेशन क्या है, तो रेड टेप की बात हो रही है। अनदर नेम ऑफ चेंज ऑफ नेम की बात हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, मेटोनिमी होता है, चेंज ऑफ नेम। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द फिगर ऑफ स्पीच प्लग फ्रॉम द मेमोरी और रूटेड सॉरो। इसमें बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है आपकी, सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबली है। तो प्लग फ्रॉम द मेमोरी और रूटेड सॉरो। प्लग फ्रॉम द मेमोरी मतलब मेमोरी को प्लग करो एक रूटेड सॉरो से। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इसमें होगी। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हाइपरबली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच ऑफ शेक्सपियर लॉन्गेस्ट प्ले विद 30,557 वर्ड्स हैं। 12th नाइट, रोमियो एंड जूलियट, टेम्पेस्ट, हैमलेट। तो शेक्सपियर का वो लॉन्गेस्ट यहाँ पे देखिए बता भी दिया है, लॉन्गेस्ट प्ले की बात कर रहा है। लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है जिसमें 30,557 वर्ड्स की बात कर रहा है। यहाँ पे लाइनों की बात नहीं कर रहा, वर्ड्स की बात कर रहा है। सो राइट आंसर यहाँ पे हैमलेट हो जाएगा। भाई लॉन्गेस्ट प्ले अगर आपको ये नहीं पता तो लॉन्गेस्ट प्ले तो आपको पता ही है। लॉन्गेस्ट प्ले आपका यही आता है हर हाल में, लॉन्गेस्ट प्ले या ट्रेजेडी चाहे आपका प्ले हो।
नेक्स्ट वन, which play of Shakespeare depict Prince Hamlet and his revenge against his uncle Claudius, who has murdered Hamlet's father in order to seize his throne and marry Hamlet's mother? तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, शेक्सपियर के किस प्ले में राजकुमार जो हैमलेट है और उनके चाचा जो हैं क्लॉडियस के खिलाफ उनके प्रतिशोध को दर्शाया गया, जिसने हैमलेट के पिता की हत्या कर दी ताकि वो उनका सिंहासन हथिया सके और हैमलेट की माँ से शादी कर सके। इतना लंबा चौड़ा बता दिया है, डिस्क्रिप्शन दे दिया है किसका, हैमलेट प्ले का। ठीक है, शेक्सपियर प्ले हैमलेट इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई थी, तो डेनमार्क में रखी गई थी। देखिए ये सब इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आंसर तुरंत बता दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने पूछ लिया ना तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा डेनमार्क, या आप खुद ही बोल दोगे, बस आंसर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट फिल्म स्टोरी आफ्टर सिंड्रेला। ठीक है, आफ्टर सिंड्रेला। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि शेक्सपियर का कौन सा वो प्ले है। ओके, शेक्सपियर के किस प्ले को सिंड्रेला के बाद दुनिया की सबसे अधिक फिल्माई गई कहानी के रूप में वर्णित किया गया है, किस प्ले को, 12th नाइट, रोमियो जूलियट, टेम्पेस्ट या हैमलेट को। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा अगेन हैमलेट। ओके, एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कड एज अ सोर्स टू शेक्सपियर्स हैमलेट। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना शेक्सपियर के हैमलेट के स्रोत के रूप में काम करती है, मतलब शेक्सपियर का सोर्स है, बताना है, मतलब शेक्सपियर के हैमलेट का सोर्स है कौन सा वर्क। ठीक है, लिजेंड ऑफ हैमलेट या शैक्सो ग्रामेटिकस का गेस्टा डेनोरम। ठीक है, गेस्टा डेनोरम या अर हैमलेट, ऑल ऑफ दी अबव, तो बताना है यहाँ पे। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका, ये तीनों ही हैं इसके सोर्स, लिजेंड ऑफ हैमलेट, शैक्सो वाला भी, अर हैमलेट, तो तीनों ही हैं। यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, Which of the following actors played the title role in the first performances of many of Shakespeare's plays, including Hamlet, Othello, Richard III and King Lear? तो निम्नलिखित में से किस एक्टर ने शेक्सपियर के कई प्लेज में, जिसमें आपके हैमलेट हो गए, ओथेलो, रिचर्ड III एंड किंग लियर शामिल हैं, के पहले प्रदर्शनों में शीर्षक भूमिका निभाई है, उसके रोल में एक टाइटल रोल को उन्होंने निभाया है फर्स्ट परफॉर्मेंस में। रिचर्ड बर्बेज है आपके ऑप्शन में, एडवर्ड एलन है, निकोलस टूली है, रिचर्ड रॉबिन्सन है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, रिचर्ड बर्बेज। यही थे जिन्होंने सब प्ले में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। विद दिस कीस, यानी कि विद दिस की मतलब विद दिस सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, शेक्सपियर ने अपने दिल को खोल दिया। तो ये द वर्ड्स आर फ्रॉम किसके वर्ड्स हैं, किसके शब्द हैं, कॉलरिज, बायरन, हैजलिट या वर्ड्सवर्थ। सो राइट आंसर यहाँ पे वर्ड्सवर्थ हो जाएगा। स्कॉर्न नॉट द सोनेट, इनका एक सोनेट है, स्कॉर्न नॉट द सोनेट। ठीक है, ऐसा करके है, तो इसमें इनकी लाइनें हैं, ये लाइनें हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी इज रिमार्क बाय। ये किसका रिमार्क है, निकोल का है, ब्रेडले का है, या फिर आपके कॉलरिज, या फिर आपका गोडॉर्ड। ठीक है, सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा ए, निकोल का है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, हाउ केम ही डिड I will not be juggled with to hell elegance vows to the blackest devil is a speech in Hamlet spoken by। ये हैमलेट की स्पीच है, बट बोला किसने है, हाउ केम ही डिड, वह कैसे मर गया, आई विल नॉट बी जगल्ड विद, मैं इसके साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा, टू हेल एलिगेंस, नर्क में, यानी कि निष्ठा, वाउज, शपथ, सबसे काले शैतान के लिए, मतलब ऐसा किसने बोला है हैमलेट में, हैमलेट, लियर्टीज, पोलोनियस या क्लॉडियस। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, लियर्टीज ने बोला है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद दिस लाइन। अगर संगीत प्रेम का भोजन है तो बजाते रहो, मुझे इसकी ज़रूरत है। शेक्सपियर के कौन से प्ले की ये मतलब कौन सा प्ले है जो इस लाइन से शुरू होता है? 12th नाइट है, रोमियो एंड जूलियट, टेम्पेस्ट, मैकबेथ। तो करेक्ट हो जाएगा ए। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट, ओ कर्ज स्प्राइट दैट एवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट। ठीक है, द स्पीच इज़ बाय हैमलेट, किंग लियर, जूलियस सीजर, लेडी मैकबेथ। मतलब समय जो टाइम है वो गड़बड़ा गया है, सापित प्रेत, मैं इसे ठीक करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। ऐसा किस कौन कहता है, बताया है। सो राइट आंसर यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका ए है। हैमलेट की लाइन है और स्पोकन बाय हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द लोनाटिक एंड लवर, द पोएट और ऑफ इमेजिनेशन, ऑल कॉम्पैक्ट। मतलब पागल, प्रेमी और कवि सभी कल्पना से परिपूर्ण हैं, चाहे वो पागल हो, प्रेमी हो, चाहे कवि हो। दीज वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर आर टेकन फ्रॉम लव स्टेबल, लॉस्ट, हैमलेट, हेनरी फोर्थ या मिडसमर नाइट ड्रीम। तो ये आपकी लाइनें मिडसमर नाइट ड्रीम में आती हैं। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट वन है, अबाउट टोटल्स मिसलेनी, अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले शेज आई हैड रादर दैन 40 shillings, आई हैड माई बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स हियर, हु इज़ द स्पीकर एंड इन विच प्ले। तो टोटल्स मिसलेनी के बारे में शेक्सपियर के प्ले में एक कैरेक्टर कहता है, मेरे पास 40 shillings से ज़्यादा मेरे पास गानों और सॉनेट्स की किताबें हैं। ऐसा कौन कहता है? सिलेंडर, कैलिबन, रोजालिन या डॉन पेड्रो। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा, सिलेंडर, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हैमलेट्स डिलेमा इन एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट, टू बी और नॉट टू बी मीन्स। तो एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में टू बी और नॉट टू बी का क्या मतलब होता है? टू किल क्लॉडियस, या नॉट टू किल हिम, टू किल गर्ट्रूड, या नॉट टू किल हर, टू मैरी ओफिलिया, या नॉट टू मैरी हर, टू लिव आर टू डाई। सो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, Venus and Adonis by Shakespeare is written in 6 line stanza, but Rape of Lucrece is composed in 5 line, 6 line, 7 line या 8 line। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा सी। 7 लाइन स्टेंजा में वीनस लेप ऑफ लुक्रीज है, 1594 में है, और ये आपका 1593 में है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज पोएम्स वेनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ लुक्रीज, इसके साथ साथ 126 सोनेट उन्होंने किसे डेडिकेट किया है? डार्क लेडी, पब्लिशर, या कि अर्ल ऑफ सदम्पटन या बेन जॉनसन, किसे किया है? तो अर्ल ऑफ सदम्पटन को। नेक्स्ट वन पे आएंगे, जिसे देखिए जिसे यहाँ पे अब 126 सोनेट आपका WH भी आ सकता है, विलियम हर्बर्ट, आपका विलियम हर्बर्ट है, हेनरी डियोसले भी आते हैं, तो ये सब एक ही नाम है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच टाइम वर्ड्सवर्थ रेफर्स टू इन दिस लाइन्स फ्रॉम प्रील्यूड, ए यूरोप एट दैट टाइम वॉज थ्रिल्ड विद जॉय। ठीक है, यहाँ पे उस समय यूरोप खुशी से झूम रहा था। फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स, फ्रांस सुनहरे घंटों के शीर्ष पर खड़ा था। एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बॉर्न अगेन, और मानव प्रकृति फिर से जन्म ले रही थी। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ किस समय का उल्लेख कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो राइट मतलब इस प्रस्तावना है ये, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा द पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच पोयम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ये लाइनें कहाँ पे आती है? डैफोडिल्स, टिंटरनबे, प्रील्यूड, वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो ये तो डैफोडिल्स की लाइन है ना। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच पोएम दीज लाइन्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ नेचर नेवर डिड बीट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। ये जो पोएम की लाइनें हैं ये कहाँ से आती हैं? टिंटरनबे, प्रील्यूड, डैफोडिल्स, रूथ, तो टिंटरनबे की लाइनें हैं। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाइट टू डी फॉर टीयर्स। मीनेस्ट फ्लावर्स,
ये किसकी लाइनें हैं बताना है। इमॉर्टैलिटी और टिंटन एबे माइकल्स कॉन नॉट दिस सोनेट, तो इस कॉन नॉट ये सभी वर्ड्सवर्थ का ही है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इमॉर्टैलिटी ओड की लाइनें हैं। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु सेड द फॉलोइंग लाइन, ये लाइनें कहता कौन है। टू मी द मिनिस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव और थॉट्स दैट डू ऑफन टू डी फॉर टीयर्स, तो अब के ऑप्शन में किड्स हैं, टेनिशन है, पीबी शैली हैं, तो कोई नहीं कहता ना, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइनें हैं और इमॉर्टैलिटी ओड की लाइनें हैं। इन विच पोएम मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज़ ऑन पोइट्री, तो मिल्टन ने अपनी किस पोएम में अपने व्यूज़ दिए हैं बताना है यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब है कि विचार दिए हैं। लाइसिडस है, पैराडाइज लॉस्ट है, रीगेंट है, सैमसन एगोनिस्ट है, तो लाइसिडस। नेक्स्ट वन पे आएंगे एंड नेक्स्ट वन पे है द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो इस एल एलिग्रो का मतलब क्या होता है। इल या पेंसिव, हैप्पी या चीयरफुल, मैन ऑफ जॉली या मैन ऑफ रिजर्व, तो हैप्पी एंड चीयरफुल मैन। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मीनिंग ऑफ इल पेंसेरसो इज़, तो इल पेंसेरसो का क्या मतलब है। इल एंड पेंसिव, हैप्पी वही चीज़ होता है, इल हो गया भाई जस्ट उसका उल्टा ही होगा। इल से आप वैसे भी याद रख सकते हैं बीमार, अब बीमार वाला कभी खुश नहीं रह सकता। द टाइटल्स ऑफ एल एलिग्रो एंड इल पेंसेरसो आर टेकन फ्रॉम, एल एलिग्रो और इल पेंसेरसो की जो टाइटल है वो कहाँ से ली गई है। म्यूजिकोलॉजी, फिलोसफी, सोशोलॉजी, मैथोलॉजी, तो म्यूजिकोलॉजी से ली गई है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु सेड, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ ना तो इतना तो टफ क्वेश्चन है नहीं कि आपने वहाँ पे 1 घंटा बैठ के आपको देखना है, और क्वेश्चन बड़े भी नहीं हैं कि आपको पढ़ना है तो आंसर नहीं कर पा रहे हो। सब कुछ पढ़ा हुआ है आपका, मुझे पता है ना, ये सब पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पढ़ के तुरंत आंसर बता दे रही हूँ, क्योंकि आपको पता है माइक्रो सेकेंड आपको लग रहा होगा यहाँ पे आंसर चूज करने में। हु सेड अबाउट मिल्टन, मिल्टन के बारे में किसने कहा है। दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू, तो यहाँ पे बताना है किसने मिल्टन के बारे में कहा है कि ये आदमी हम सभी को और प्राचीन को भी बाहर कर देगा। ड्राइडन, पॉप, ग्रे या जॉनसन, सो राइट आंसर यहाँ पे आपका ड्राइडन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन आर फुल ऑफ एलिजाबेथन स्पिरिट जॉयस इन नेचर, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जॉन मिल्टन की कौन सी पोएम्स है जो एलिजाबेथ की भावना से परिपूर्ण है, जो स्वभाव से हर्षपूर्ण है, ऐसी कौन सी पोएम्स है, ऐसी कौन सी कविताएं हैं जॉन मिल्टन की। हॉर्टन पोएम्स है कि पोएम्स आफ्टर गेटिंग ब्लाइंड के पोएम्स है, रिटन आफ्टर कमिंग फ्रॉम प्रिजन, कौन सा है बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, हॉर्टन पोएम्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच वन ऑफ दीज डिस्क्राइब मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ प्यूरिटन फॉलन asleep ओवर हिज बाइबल। सारा क्वेश्चन ये आप खुद ही जानते हो, प्रीवियस ईयर है। इनमें किसने मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को बाइबल पर सोए हुए एक प्यूरिटन का सपना के रूप में वर्णित किया है। लैमर्टाइन या फिर जेसी रैंशन, नॉर्थअप फ्राई या जैक्स डेरिडा। सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएंगे, लैमर्टाइन ने ये बात कही है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, एरियोपैजिटिका इज़ ऑल अबाउट, एरियोपैजिटिका जो है वो किसके बारे में है, प्रेस, मैन, वुमेन या रिलीजन, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, एट वॉट एज मिल्टन रोट हिज ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, किस एज में इन्होंने लिखा था, 20, 21, 22, 23, तो यहाँ पे आपका 21 हो जाएगा, सो बी करेक्ट हो जाएगा। द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, इसकी थीम क्या है, जस्टिफाई वेज ऑफ गॉड टू मैन, मैंस गोइंग टू हेल बताना है यहाँ पे। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इन विच ईयर वॉज गोल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, ये देखिए कितनी बार ही पूछा गया और इस बार भी पक्का आने की संभावना है। 33, 32, 30 या 20, तो नोबेल प्राइज़ इनको 32 में ही मिला था और जस्ट 1 साल बाद इनकी डेथ हुई थी 1933 में, है ना। द डार्क फ्लावर बाय जॉन गोल्सवर्दी इज़ आर्ट, डार्क फ्लावर जो है वो गोल्सवर्दी का क्या है, लव ड्रामा है, ट्रेजिक प्ले है, लव नॉवेल है, कॉमिक प्ले है, तो एक लव नॉवेल है, ठीक है, लव ड्रामा नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ड्रामा ऑफ गोल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स, तो गोल्सवर्दी का कौन सा ड्रामा है जो कैपिटलिस्ट और लेबरर्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। स्ट्राइप, सिल्वर बॉक, लॉयल्टी, स्किन गेम, सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा स्ट्राइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे,
What does Bassanio do when faced with Portia still in her disguise as Balthazar? तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि जब बेसानियो का सामना पोर्सिया से होता है जो अभी भी बाल्थज़र के वेश में है, तो वो क्या करता है, उसे मनी को ऑफर करता है कि उससे गुस्सा होता है कि उसको डिस्गाइज में ही देखता है कि इग्नोर करता है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा, उससे ऑफर करता है, उसको क्या पता है कि वो पोर्शिया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट टोकन्स डज पोर्शिया आस्क फ्रॉम एंटोनियो एंड बेसानियो? पोर्शिया एंटोनियो और बेसानियो से क्या टोकन मांगती है? ग्लव्स एंड रिंग्स, बूट्स एंड रिंग, या डायमंड्स एंड रूबीज, अ लेटर ऑफ थैंक्स। सो राइट आंसर ए हो जाएगा, ग्लव्स एंड रिंग्स। Antonio tells Bassanio to give Balthazar the ring, reasoning that Antonio's love and Balthazar's worth are more valuable than Bassanio की प्राइड से मर्सी his wife orders कि Antonio's glove। यहाँ पे एंटोनियो ने बेसानियो से बाल्थज़र को अंगूठी देने के लिए कहा क्योंकि एंटोनियो को प्यार और बाल्थज़र का मूल्य उससे कहीं अधिक मूल्यवान है। किसका प्यार? तो यहाँ पे आपने बताना है, आंसर करना है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। उसके वाइफ के ऑर्डर से ज़्यादा क्या वैल्यूबल है? क्या वैल्यूबल है? उसके वाइफ्स के ऑर्डर से ज़्यादा वैल्यूबल है बाल्थज़र का मूल्य। ठीक है, मूल्य, उसकी प्राइस, मतलब उसका पैसा देना है ना, जीत गया केस। हु गिव्स बेसानियो रिंग टू पोर्शिया? तो पोर्शिया को बेसानियो की अंगूठी कौन देता है? एंटोनियो, शिलॉक, नेरेशा या ग्रेशियानो? तो ग्रेशियानो देता है। 61 का यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज नरेशा स्टिल इन डिस्गाइज प्रॉमिस पोर्शिया दैट शी विल गेट फ्रॉम ग्रेशियानो? तो यहाँ पे क्या कर, नरेशा जो अभी भी डिस्गाइज फॉर्म में है, ठीक है, वो पोर्शिया से प्रॉमिस करती है। क्या प्रॉमिस करती है? तो पोर्शिया से क्या वादा करती है कि वह ग्रेशियानो से क्या प्राप्त करेगी? बूट्स, रिंग्स, ग्लव्स या जर्किन? सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे रिंग की बात हो रही है तो रिंग करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज लॉरेंजो थिंक ऑफ पीपल हु डोंट लाइक म्यूज़िक? तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि लॉरेंजो उन लोगों के बारे में क्या सोचता है जिन्हें संगीत पसंद नहीं है। ही हैज़ नो ओपिनियन, सी डिज़र्व। आप देख सकते हैं ऑप्शन। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी डिज़र्व क्रूएलिटीज़। ठीक है, जिन्हें नहीं पसंद है वो क्रूरता के पात्र हैं। ठीक है, व्हाट डज, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कौन कह रहा है? ग्रेशियानो, सॉरी लॉरेंजो। व्हाट डज पोर्शिया बिलीव मेक्स द म्यूजिक सी एंड नरेशा हियर मोर ब्यूटीफुल? पोर्शिया का क्या मानना है कि वह नरेशा जो संगीत सुनते हैं वो अधिक सुंदर क्यों है? लोनली सेटिंग की वजह से, विक्ट्रीज की, इंटेलेक्ट की, नाइट की वजह से अधिक सुंदर है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाई डज नरेशा चेस्टाइज हर हस्बैंड ग्रेशियानो हु हैज़ गिवन अवे हर रिंग? तो नरेशा अपने पति ग्रेशियानो को क्यों डांटती है जिसने उसकी अंगूठी दे दी है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा, फॉर हर्टिंग हर फीलिंग, फॉर ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस, क्योंकि वो अपने वादे को तोड़ देता है ना, इस वजह से, यही रीज़न है। व्हाट डज एंटोनियो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट डज एंटोनियो ऑफर एज बॉन्ड अगेंस्ट एनी फ्यूचर इनफिडेलिटी बाय ग्रेशियानो एंड बेसानियो? यहाँ पे क्या भविष्य में ग्रेशियानो या बेसानियो द्वारा की गई किसी भी बेवफाई के विरुद्ध एंटोनियो क्या जमानत देता है? हिज सोल, स्टेट, फ्लैश या चेस्ट ऑफ गोल्ड? सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए, सोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, what fortuitous event happens to Antonio at the end of the play Merchant of Venice? तो प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस के एंड में एंटोनियो के साथ कौन सी सौभाग्यपूर्ण घटना घटती है? शाइलोक मर जाता है, कि उसकी शादी पोर्शिया से हो जाती है, या क्या होता है? तो यहाँ पे आपका सॉरी मैंने गलत लगा दिया है, सी करेक्ट हो जाएगा, हिज शिप्स कम इन, उसकी शिप आ जाती है ना। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट 42 इवेंट्स हैपन? आई थिंक फिर से क्वेश्चन आ गया है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु इज ओर्सिनो इन लव विद एट द बिगनिंग ऑफ 12th नाइट? तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि 12th नाइट की शुरुआत में ओर्सिनो किससे प्यार करता है? ओलिविया, वियला, मारिया या मालवेलियो? तो ओलिविया से प्यार करता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, कंप्लीट द कोट इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव? तो ये तो सभी को पता है ना, लव। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर डज 12th नाइट टेक प्लेस? इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई? इंग्लैंड, इलेरिया या फिर रुटार्निया? कहाँ पे रखी गई है?
रूरिटानिया या डेनमार्क, तो इलेरिया है ना, बी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, वाई इज़ ओलिविया अनविलिंग टू रिसीव एनी विजिटर्स। ओलिविया आखिर कोई भी विजिटर से मिलना क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि हाइडियस डिफॉर्म्ड की ट्रिबल शाई कैन नॉट स्पीक की मॉर्निंग फॉर हर डेड ब्रदर। वो अपने मरे हुए भाई का शोक मना रही है, इस वजह से वो मिलना नहीं चाहती 7 दिन तक। नेक्स्ट वन पे आएंगे, कितने दिन तक नहीं मिलना चाहती? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ यहाँ पे, आप लोग बताएंगे कितने दिन तक मिलना नहीं चाहती। हाउ डज वियोला कम टू बी एट ओर्सिनोस कोर्ट। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि वियोला ओर्सिनो के दरबार में कैसे आती है। वो पास ही में, मतलब इसी शिपरैक्ड नियर बाई, उसका पास ही जो शिपरैक्ड हो जाता है, या फिर कैप्चर्ड एंड मेड स्लेव बताना है यहाँ पे। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, सी शिपरैक्ड नियर बाई। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वाई सर एंड्रयू एग्यूचिक स्टेइंग एट ओलिवियाज होम। तो सर एंड्रयू एग्यूचिक ओलिविया के घर पे क्यों रह रहे हैं? हर अंकल हैं कि ट्राइंग टू कोट मारिया या ट्राइंग टू कोट ओलिविया मोलविलियस ब्रदर बताना है। तो यहाँ पे ही इज़ ट्राइंग टू कोट ओलिविया, मतलब वो ओलिविया को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ डज वियोला डिस्गाइज हर सेल्फ। वियोला जो है वो अपने आप को डिस्गाइज कैसे करती है? ही पुट्स ऑन मेकअप मेक हर सेल्फ रिजेंबल एन ओल्ड, की सी ड्रेसेस लाइक अ मैन। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यस बी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ मोलविलियो पोजीशन। मोलविलियो का पोजीशन क्या है? ओर्सिनो का फूल है, वियोला का बटलर है, कि सर टॉबी का बटलर है, ओलिविया का स्टीवार्ड है। तो ओलिविया का ही ये प्रबंधक है, स्टीवार्ड है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई सर टॉबी इज़ ग्रेट वाइज। यहाँ पे यह पूछा जा रहा है कि जो सर टॉबी हैं, सर टॉबी की सबसे बड़ी बुराई क्या है? ठीक है, ये बुराई होता है, सबसे बड़ी बुराई क्या है? वो ड्रंकर्ड की, ग्लटन की, पोर्नोग्राफी हैं, या फिर नो वाइसेस हैं, कि कोई बुराई ही नहीं है। सो यहाँ पे राइट आंसर है, राइट आंसर जो हो जाएगा, ही इज़ अ ड्रंकर्ड। बहुत पियक्कड़ रहते हैं ना, पियक्कड़ टाइप के पीने वाले रहते हैं। सो यहाँ पे राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु डज ओर्सिनो सेंड टू कैरी हिज मैसेजेस टू ओलिविया। तो ओर्सिनो ओलिविया को मैसेज संदेश देने के लिए किसे भेजता था? मोलविलियो, फेस्टे, वियोला या फिर सेबेस्टियन। तो वियोला को भेजता था, जो कि सिजेरियो के रूप में डिस्गाइज थी। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, एन इनडायरेक्ट वर्ड या एक्सप्रेशन दैट यू यूज इंस्टीड ऑफ अ मोर डायरेक्ट वन when you are talking about something that is unpleasant या embarrassing, the use of such expression is called inoffensiveness, soothing word, sugar coating या euphemism। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक इनडायरेक्ट वर्ड होता है या कोई एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति होती है, जिसका उपयोग आप किसी अधिक प्रत्यक्ष शब्द के बजाय तब करते हैं जब आप किसी अप्रिय या अत्यधिक शर्मनाक बात के बारे में बात कर रहे हो। उसकी जगह पे आप क्या बोलोगे? मतलब जैसे मैंने डेड ना बोल के, वो मर गया ना बोल के, वो स्वर्ग सिधार गए, ऐसा बोलना, तो यूफेमिज्म हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एन एग्रीबल, प्लीजिंग या हार्मोनियस साउंड इज कॉल्ड। मतलब किसी भी सुखद या सामंजस्यपूर्ण ध्वनि को हम क्या कहते हैं? कैकोफोनी, होमोफोनी, पॉलीफोनी, यूफोनी। तो हम एग्रीबल या प्लीजिंग साउंड को हम क्या बोलते हैं? तो ये याद रखना है, यूफोनी बोलेंगे। और हार्श साउंड की अगर बात पूछा जाएगा, ठीक है, हार्श साउंड की, तो कैकोफोनी। A critical explanation or interpretation of a text, especially a scripture Bible। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि किसी भी पाठ, विशेषकर धर्म ग्रंथ की आलोचनात्मक व्याख्या हो, उसे क्या कहेंगे? मतलब कोई टेक्स्ट है, स्पेशली कोई धर्म ग्रंथ हो, लाइक बाइबल, उसकी एक आलोचनात्मक व्याख्या की गई हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्जिसिस, मेटामॉर्फोसिस, एनालिसिस या फिर सरोगेसी। सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, एक्जिसिस कहा जाएगा, ओके, जिसका मतलब ही होता है व्याख्या। अ फनी प्ले फॉर द थिएटर फुल ऑफ रिडिकुलस सिचुएशन। हास्यास्पद स्थितियों से भरा थिएटर के लिए एक मज़ेदार नाटक क्या कहलाता है? मतलब एक फनी प्ले होता है जो पूरा रिडिकुलस सिचुएशन या फुल ऑफ रिडिकुलस सिचुएशन से भरा होता है। इंटरल्यूड, मास्क, मास्टर प्लेज या फार्स। सो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, फार्स। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग एट द बिगनिंग ऑफ अ बुक समटाइम्स प्रेज बाय फेमस पर्सन या समवन हु इज नॉट द राइटर। ठीक है,
बताना है यहाँ पे। कह रहा है कि एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है, मतलब कहने का मतलब किसी पुस्तक के मतलब कोई बुक के शुरुआत में लिखी गई एक छोटी सी रचना है, कभी कभी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई प्रशंसा जो लेखक नहीं है। कभी कभी कोई फेमस पर्सन हो या फिर कोई ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रशंसा की गई हो जो राइटर नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? फोरवर्ड प्रीफेस मैंने लगा दिया है, फोरवर्ड कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। A literary device that can be defined as poetry that is free from limitations of regular meter या rhythm and does not rhyme with fixed forms। तो एक साहित्यिक उपकरण होता है जिसे कविता में रूप में परिभाषित किया जाता है जो नियमित रेगुलर मीटर या रिदम से फ्री होता है। ठीक है, जिसमें कोई राइम या फिक्स्ड फॉर्म नहीं होती है। ब्लैंक वर्ड्स, फ्री वर्ड्स, टर्जा रिमा या इम्परेटिव वर्ड्स क्या कहेंगे? सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्री वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। फ्री वर्ड्स इज ऑल्सो नोन, तो वर्ड्स लिब्रे। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। अ पर्टिकुलर टाइप और स्टाइल ऑफ लिटरेचर, आर्ट, फिल्म और म्यूजिक दैट यू कैन रिकोगनाइज बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि एक साहित्य, कला, फिल्म या संगीत का एक विशेष प्रकार या शैली जिससे आप उसकी विशेषताओं का कारण पहचान सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? जेंडर या फिर जेनरा, जेनेसिस, वैरायटी। मतलब कोई लिटरेचर हो गया या आर्ट हो गया या फिल्म हो गया या म्यूज़िक हो गया, इसका एक विशेष प्रकार या शैली जिसे आप उसकी विशेषताओं के कारण पहचान सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जॉनरा। यस, जॉनरा। ठीक है, मतलब जैसा जैसा रहता है उसी के हिसाब से हम उसको बोलते हैं ना। पर्टिकुलर टाइप और स्टाइल लिटरेचर, फिल्म, या फिर से क्वेश्चन आ गया है, रिपीटेड हुआ। कैरेक्टर फॉल्ट और मिस्टेक दैट कॉज समवन टू फेल और टू बी डिस्ट्रॉयड, उसे क्या बोलेंगे? मतलब चरित्र दोष या गलती जो किसी को असफल या नष्ट कर दे। हेमार्शिया, ट्रेजिक स्ट्रॉ, एरर या ब्लंडर। तो ट्रेजिक फ्लॉ होता है ना, यहाँ पे हेमार्शिया करेक्ट हो जाएगा, जिसका दूसरा मीनिंग है ट्रेजिक फ्लॉ। बिलीव दैट प्लेजर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये विश्वास है कि जीवन में आनंद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पे थोड़ा सा द बिलीफ, यहाँ पे आपका वो था, स्पेस था बट दिया नहीं गया। द बिलीफ दैट प्लेजर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। तो हेडोनिज्म, एंटागोनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, प्यूरिटनिज्म, तो उसे हेडोनिज्म बोलेंगे, है ना। हेडोनिज्म ही जो होता है सुखवाद। ठीक है, और एंटागोनिज्म मतलब होता है विरोध, और यूटिलिटेरियनिज्म मतलब उपयोगितावाद, प्यूरिटनवाद। नेक्स्ट वन पाएंगे। शेक्सपियर वॉज बरीड इन द चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी, स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, ऑल्दो हिज मोनूमेंट वॉज इरेक्टेड इन। तो शेक्सपियर को स्टैटफोर्ड ऑन एवन के होली ट्रिनिटी चर्च में दफनाया गया था, हालांकि उनका जो स्मारक है वो कहाँ बनाया गया था? वेस्टमिनिस्टर एब्बे में, ग्लोब थिएटर, न्यू प्लेस या नन। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा वेस्टमिनिस्टर एब्बे में। नेक्स्ट वन पे आएंगे। शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस, शेक्सपियर का बर्थ प्लेस क्या है? स्टैटफोर्ड अपॉन एवॉन, स्टैटफोर्ड चर्च, तो ए करेक्ट हो जाएगा, स्टैटफोर्ड अपॉन एवॉन। शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन स्टैटफोर्ड ऑन एवॉन बट वॉट कंट्री इज टाउन इन। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि शेक्सपियर का जन्म स्टैटफोर्ड अपॉन एवॉन में हुआ था, लेकिन ये शहर किस काउंटी में है? यहाँ पे अब अपॉन है, ठीक है, ऑन आएगा तो गलत हो जाएगा। किस काउंटी में? ससेक्स की, नॉरफॉक की, दरहम की, वारविकशायर। नेक्स्ट वन पे आएंगे। शेक्सपियर पेरेंट्स वर, शेक्सपियर की जो पेरेंट्स हैं वो कौन हैं? जॉन शेक्सपियर, मैरी आर्डन, एनी हैथवे, मैरी गार्डन या मैरी डाउडन। तो जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यस, ए करेक्ट है, ठीक है। व्हाट वॉज द बिजनेस ऑफ द जॉन शेक्सपियर? जॉन शेक्सपियर यानी कि शेक्सपियर के फादर का बिजनेस क्या रहता है? ग्लोबर एंड बिटार, यानी कि लेदर वर्कर, बाय ट्रेड, लिनन मर्चेंट या रना ट्रेडमिल, नन ऑफ द। तो ग्लवर रहते हैं, एक ग्लवर रहते हैं, पेशे से दस्ताना बनाने वाले रहते हैं, और चमड़ा कारीगर भी रहते हैं। तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। शेक्सपियर वॉज प्रोबेबली एजुकेटेड एट, शेक्सपियर का जो शिक्षा है वो संभवतः कहाँ हुई थी? प्रोबेबली लगाया हुआ है। किंग्स न्यू स्कूल इन स्टैटफोर्ड ग्रामर स्कूल।
शेक्सपियर्स वाइफ एनी हैथवे वॉज 8 years older to him and she belongs to him। तो शेक्सपियर की जो पत्नी है एनी हैथवे उनसे 8 वर्ष बड़ी थी। वह किसकी थी, मतलब कहाँ से बिलोंग करती हैं वो? न्यू जर्सी थी कि शॉर्टरी, वेस्टमिनिस्टर या फिर तो शॉर्टरी। ठीक है, यहाँ पे आपका शॉर्टरी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। एट द एज ऑफ 18 शेक्सपियर मैरिड 26-year-old एनी हैथवे। द कंसिस्टरी कोर्ट ऑफ द डायोसीज ऑफ वॉर्सेस्टर इशू अ मैरिज लाइसेंस ऑन। तो यहाँ पे पूछा गया जा रहा है कि 18 साल की उम्र में शेक्सपियर ने 26 साल की एनी हैथवे से शादी की। वॉर्सेस्टर के सूबा के कंसिस्टरी कोर्ट ने विवाह लाइसेंस जारी किया था कब? 26 नवंबर 1582, 28 बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। 27 नवंबर 1582 में इनकी शादी होती है। ठीक है। 6 months आफ्टर द मैरिज एनी हैथवे गिव बर्थ टू अ डॉटर नेम्ड। तो 6 महीने बाद ही एनी हैथवे एक बेटी को जन्म देती हैं। उन बेटी का नाम क्या है? तो सभी को पता है, एक करेक्ट हो जाएगा। एंड शेक्सपियर फर्स्ट चाइल्ड वो, शेक्सपियर का जो पहला बच्चा था वो कौन था? सो राइट आंसर सुसैना। ठीक है, सुजाना जिसे बोला जाता है, सुजाना। शेक्सपियर्स ट्विंस सन एंड डॉटर वर बैप्टाइज्ड ऑन। शेक्सपियर के जो ट्विन थे, सन बेटा और बेटी, वो कब बैप्टाइज किए गए थे? 2 फरवरी 1585 में। तो बताना है यहाँ पे 2 फरवरी 1585 में तो हुए थे। बताना है कौन थे? हैमनेट जूडिथ, जूडिथ हैमनेट, सुजाना जूडिथ या जूडिथ सुजाना। तो हैमनेट जूडिथ। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी नहीं करेक्ट करना है, पहले हैमनेट देन जूडिथ। नेक्स्ट वन पे आएंगे। शेक्सपियर ट्विंस वर। शेक्सपियर के जो ट्विंस हैं वो कौन थे? हैमनेट एंड जूडिथ। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। इट इज़ बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ। तो यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि माना जाए शेक्सपियर ने किसके बागीचे में हिरणों के शिकार का दोषी पाया गया था? विलियम हर्बर्ट, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस थॉर्प। तो थॉमस लूसी के गार्डन में। नेक्स्ट वन पे आएंगे। स्टेट द इम्पैथेटिक ऑफ आई एम हैप्पी। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ का जोरदार मतलब बताइए। इसका जोरदार मतलब बताना है हमें। इम्पैथेटिक करना है, यानी कि इस पर जोर देना। अगर हम जोर दे के बोलेंगे तो आई एम रियली हैप्पी, कि आई एम वेरी हैप्पी, कि आई एम सो वेरी हैप्पी, कि आई एम सो हैप्पी। क्या हो जाएगा? ग्रामर का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। आप लोग आंसर कीजिए। मैं पानी पी। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा आंसर, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। राम रियरली, यहाँ पे अंडरलाइन है, गोस टू द बाजार। तो रियरली क्या है ये बताना है। रिलेटिव एडवर्ब है, टाइम है, फ्रीक्वेंसी है या फिर मैनर है? राम शायद ही कभी बाजार जाता है, ये है क्या? तो फ्रीक्वेंसी है भाई, अक्सर कभी कभार जाता है। फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, हमेशा थोड़ी ना जाता है, शायद ही कभी जाता हो। द चाइनीज डैश इन्वेंटेड प्रिंटिंग। चाइनीज़ जो हैं वो इन्वेंट किए हैं प्रिंटिंग को। बताना है हैव, हैज़, हैजेंट या नन। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? प्रिंटिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हैव हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है, द चाइनीज़ लगा दिया गया है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। द बेबी हैज़ डैश अप। अब हैज़ लग गया है तो आपका हैज़ और हैव जो लेता है, आपका हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही आएगा, वेकन, अवेकन, वोकन या तो वेक का थर्ड फॉर्म हमें बताना है। तो वेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? वोकन। ठीक है, इसका सेकेंड फॉर्म वोक होगा आई थिंक, फिर थर्ड फॉर्म वोकन हो जाएगा। तो द बेबी हैज़ वोकन अप। ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द मोर हिमांशु ट्राई टू फाइंड एक्सक्यूज फॉर हिज कमिंग लेट टू हिज ऑफिस रेगुलरली द मोर ही इज़। तो यहाँ पे बताना है हिमांशु जितना अधिक अपने कार्यालय, अपने ऑफिस में नियमित रूप से देर से आने के लिए बहाना खोजने की कोशिश करता है, उतना ही अधिक वो कंफ्यूज रहता है कि टाइट द नॉट या फ्लैट स्पिन या कट अबव द अदर्स। सो सी हो जाएगा, फ्लैट स्पिन। ठीक है, उतना ही वो परेशान रहता है,
मुसीबत में पड़ जाता है। फ्लैट स्पिन मतलब आई थिंक मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट वन पे आएंगे, बार्सिलोना डैश द वर्ल्ड टू द मोंटजुइक स्टेडियम, ये आपका पूछा गया था। ब्रॉड टुक वेलकम्ड या वेलकम, क्या आएगा यहाँ पे? बार्सिलोना, तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, वेलकम्ड द वर्ल्ड टू द मोंटजुइक। स्टडी एट स्कूल आई डैश बाय द इको ऑफ अ रोर ऑफ लॉफ्टर, वर्ड स्टार्टलेड वॉज स्टार्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय द इको है तो आपका पैसिव वॉइस में जा रहा है ये, और प्लस स्टडी है तो पास्ट में तो जाएगा, हालांकि पास्ट का सभी है तो बाय द ये पैसिव वॉइस में जा रहा है। और आई के साथ पैसिव वॉइस में हम वॉज लगाते हैं कि वर लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, वॉज स्टार्टलेड हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये दोनों ऐसे ही कट जाएंगे। वन हु इज इंगेज्ड इन फाइटिंग अ बैटल ऑफ वॉर, मतलब जो व्यक्ति युद्ध या लड़ाई में लगा हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? अमेचर, मिलिट्री फाइटर या बेलिजरेंट। अमेचर मतलब तो होता है शौकिया, जो व्यक्ति शौकिया कोई काम करता हो, उसका पेशा नहीं है करना लेकिन शौकिया वो करता हो, उसे बोलते हैं, तो बेलिजरेंट हो जाएगा। ठीक है, जो बैटल और युद्ध लड़ाई में लगा उसे बेलिजरेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, वन हु इज इरेवरेंट टुवार्ड्स गॉड, जो भगवान के प्रति अश्रद्धालु हो। क्रिमिनल, थीस्ट या ब्लैस्फेमियस या एथिस्ट, उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, उससे आपका करेक्ट हो जाएगा ब्लैस्फेमियस बोला जाएंगे। वैसे एथिस्ट भी यहाँ पे है, एथिस्ट मतलब नास्तिक होता है, सॉरी, ये आपका यही करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये क्या है, इरेवरेंट है, आदर नहीं करना है, श्रद्धालु नहीं है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। अ लवर ऑफ बुक्स, पुस्तकों का जो प्रेमी है उसे क्या, एमेचर, जेलस, बिब्लियोफाइल या एस्ट्रोनॉमर, तो यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा आपका बिब्लियोफाइल। फाइल मतलब ही होता है लव। नेक्स्ट वन पे आएंगे, 116 से 120 क्या करना है, इनकरेक्ट वन बताना है, मतलब वन वर्ड है ये। पर्सन हु इज़ अगेंस्ट ऑर्डिनरी सोसाइटी स्पेशली ड्रेसिंग, तो यहाँ पे बताना है, बीच में वो था मैंने उसको स्किप कर दिया, पैसेज था इसमें तो मैंने स्किप कर दिया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 116 से 120 क्या करना है, वन वर्ड है, सही बताना है, इन कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है, 3 सही होंगे 1 गलत होगा। अ पर्सन हु इज़ अगेंस्ट ऑर्डिनरी सोसाइटी स्पेशली ड्रेसिंग, वह व्यक्ति जो साधारण समाज के खिलाफ है विशेषकर पहनावे के, उससे क्या बोलते हैं, हिप्पी। ठीक है, पर्सन हु इज़ ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, उसे क्या बोलेंगे, मल कॉन्टेंट, क्या बोलेंगे, मतलब वह व्यक्ति जो हमेशा असंतुष्ट रहता हो उसे क्या बोलेंगे। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो करेक्ट हो जाएगा, मतलब इनकरेक्ट जो है, अ पर्सन हु इज़ मेड टू बियर द ब्लेम, अगला जो है वह व्यक्ति जिसे दोष सहना पड़ता हो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलते हैं स्किप बियर, यही गलत है, उसे बोलेंगे स्किप गोट बोलेंगे, बलि का बकरा बन जाना, स्किप गोट बोलते हैं। बाकी हमें पर्सन हु किल अदर्स फॉर पॉलिटिकल रीजन, असिस्टेंट, हत्यारा, ये भी सही है, यही आपका गलत था और आंसर भी यही है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल, मतलब वह व्यक्ति जो अकेला रहता है दूसरे से दूर रहता हो उसे रिक्ल्यूज बोलेंगे, वैरागी, बिल्कुल सही है, एकांतवासी बोला जाता है। पर्सन हु लव्स नेचर, एस्थेट, मतलब जिसे नेचर से प्यार हो, प्रकृति से प्यार हो, सौंदर्य प्रेमी। पर्सन हु मेक्स लव फॉर अम्यूजमेंट, मतलब मनोरंजन के लिए प्रेम करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, फ्लैंडरर ही कहलाएगा। ठीक है, पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज, ऐसा व्यक्ति जो अधिक ज्ञान रखने का दिखावा करता हो उसे क्या बोलेंगे, तो यही आपका गलत है, थोड़ा सा गलत दिया है, ज़्यादा गलत नहीं दिया है। शार्लटन बोला जाता है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा CHARLATAN, तो C से स्टार्ट होता है ना कि S से, बस यही गलत किया था। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। पर्सन विद ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, कैलीग्राफर, पर्सन विदाउट मैनर्स, रस्टिक, परसुएसिव एंड फ्लुएंट स्पीच, उसे क्या बोलेंगे, यही गलत है, उसे इलोक्वेंस बोलते हैं, एलिगेंस नहीं बोलते हैं, यस इलोक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, फिजिशियन हु डिलीवर्स बेबी, ऑब्स्टेट्रिशियन, प्लेस विच प्रोवाइड्स बोथ बोर्ड एंड लॉजिंग, इसे प्लांट्स एंड वेजिटेशन, फ्लोरा बोलते हैं। पोएम नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, बैलेट, तो यहाँ पे जो गलत है वो आपका बी गलत है।
प्लेस जो प्रोवाइड्स करता हो बोर्ड और लॉजिंग को, दोनों को, तो उसे इन बोलते हैं, इनिंग नहीं बोलते हैं, ठीक है, इन बोलते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन हु लव्ड एंड लॉस्ट, एलिजी, बिल्कुल। पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ रीडिंग थॉट्स ऑफ अदर, टेलीपैथी एंड प्रैक्टिस ऑफ वन मैरिज, मोनोगैमी। यहाँ पे जो गलत है वो आपका बी हो जाएगा। पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसे हम मैनिफेस्टो बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, मैनिफेस्टो होगा, ठीक है, यस, मैनिफेस्टो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, 121 से 120 क्या करना है, फॉरेन एक्सप्रेशन है, फॉरेन वर्ड है, तो इसको भी देख लेने हैं, देखते हैं, बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, वही बताना है। पोस्ट मैरिडम, पहला जो आपका है पोस्ट मैरिडियम, जिसका मतलब होता है पीएम, जिसका मतलब होता है आफ्टरनून। पोस्टमार्टम, आफ्टर डेथ या एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, जिसे ऑटोप्सी बोला जाता है, पोस्टमार्टम का सिमिलर है ऑटोप्सी। नेक्स्ट जो है आपका दूसरा है पोटपोरी, पोटपोरी मतलब अ म्यूजिकल पार्टी होता है। प्राइम डोना, प्राइम डोना मतलब क्या होता है, टेम्पेरामेंटल परफॉर्मर, यानी कि मनमौजी कलाकार। तो इसमें बताना कौन सा इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट हो जाएगा वो आपका पोटपोरी हो जाएगा, इनकरेक्ट। म्यूजिकल पार्टी नहीं होता है, म्यूजिकल मिडले होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट जो है आपका अगला है प्राइमा फेसिया, प्राइमा फेसिया मतलब एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में, बिल्कुल सही है। प्रोस एंड कॉन्स, प्रोस एंड कॉन्स मतलब होता है फॉर एंड अगेंस्ट, पक्ष और विपक्ष, फॉर एंड अगेंस्ट, पक्ष और विपक्ष की ये बात करता है, ठीक है, पक्ष और विपक्ष की बात करता है ये, ठीक है। फिर है अगला जो है क्वांटम लिबर, क्वांटम लिबर मतलब होता है एज मच एज यू लाइक, जितना आप चाहें, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जो आपका क्विड प्रो क्यो मतलब होता है इक्विवेलेंट, यही गलत है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी आपका सही है, यहाँ पे अगर कुछ गलत है तो ये गलत है। एन इक्वल लेंथ यहाँ पे है, तो इक्वल लेंथ नहीं होगा, एन इक्वल एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, एन इक्वल एक्सचेंज है। 123 से 125 क्या करना है, प्रोवर्ब है, इसको भी इनकरेक्ट ही बताना है, कौन सा इनकरेक्ट है। स्पीक टॉक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हेयर, शैतान का नाम लिया, शैतान इज हाजिर, बोलते नहीं शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, वही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। स्पीक द ट्रूथ एंड सेम द डेविल, स्पीच द सिल्वर साइलेंस इज गोल्ड, ये भी सही है। स्टिल वाटर रन्स फास्ट, तो यहाँ पे आपका गलत अगर कुछ है तो वो आपका गलत हो जाएगा, सॉरी डी गलत हो जाएगा। स्टिल वाटर रन फास्ट नहीं होता है, स्टिल वाटर रन डीप होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, बेस्ट फिश स्विम नियर द बॉटम, द बक्स दैट बियर मोस्ट हैंग हाईएस्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे यही गलत होगा, द बक्स दैट बियर मोस्ट हैंग लोवेस्ट होगा, हाईएस्ट नहीं होगा, बस इतनी गलती थी। एंड लास्ट क्वेश्चन है, द कॉबलर्स वाइफ गोज टू वर्ल्ड सोड, द डॉग्स बार्क बट द कारवा पासिस ऑन, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, द एंड जस्टिफाइज द एफर्ट्स, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आंसर सही है डी। द एंड जस्टिफाइज द एफर्ट्स नहीं होगा, द एंड जस्टिफाइज द मीन्स होगा, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो ये थे 125 क्वेश्चन जिसमें मैंने पैसेज था, पैसेज को मैंने हटा दिया था। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और हमने कम समय में ही कर लिया है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए वीडियो भी नहीं आ रही है, इस वजह से मैं PDF भी सेंड नहीं कर पा रही हूँ, बस किसी तरह एक वीडियो किसी तरह बना पा रही हूँ, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल्ड है, बस एक बार फ्री होने दीजिए तो वीडियोज़ भी आएंगी, आपको PDF भी भेजा जाएगा, सब आप खुद ही देख पा रहे होंगे वीडियोज़ नहीं आ रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल में निकाल के मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं सब सेंड कर दूँगी, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसका PDF चाहिए तो मेरे WhatsApp एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे PDF मिल जाएगा, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, बाय बाय।